वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसपी 11th का एसपी। इसके अंदर चैप्टर नंबर 5th हमें देखना है जिसका नाम है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी के बारे में बात करने वाले, तो देखते हैं क्या दिया गया है मेंबर्स ऑफ ए कंपनी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको बताएगा कि कौन से बिजनेस में कौन से बिजनेस के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं। तो इस चैप्टर को चालू करते हुए देखते हैं क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन पार्ट इसका, एन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म फॉर पर्पस लाइक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, बिजनेस एक्सेट्रा। इट इज़ अ स्ट्रक्चर यूनिट विद वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड रिलेशनशिप। द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड एंड मैनेज बाय पर्सन्स even through by itself. It is a non-living setup. The person associated with an organization are termed as members. It can be rightly said that organization is by members, of members and for members. तो क्या बोला गया है, जो भी बिज़नेस चालू हो रहा है, जितने भी बिजनेसेस चालू होते हैं वो किसी ना किसी पर्पस के लिए चालू होते हैं। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, हेल्थ, बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई भी पर्पस हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो पर्पस होता है तभी वो बिज़नेस चालू होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है जितने लोग भी काम करते हैं वही लोग कहलाएंगे एक तरीके का मेंबर। ठीक है, तो चाहे बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे बिज़नेस में मैनेज करना हो, चाहे बिज़नेस के लिए कुछ भी काम करना हो, तो वही बिज़नेस क्या कहलाएगा आपका, वही बिज़नेस के अंदर जो भी रहेंगे वो लोग ही कहलाएंगे मेंबर और मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो जो एक डेमोक्रेसी हमने देखा था, डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर इसको बोला जाए तो वही लोग जो होंगे डेमोक्रेसी के हिसाब से फॉर द मेंबर, बाय द मेंबर और ऑफ द मेंबर, इस तरह कहलाएंगे। ठीक, आगे की बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ मेंबर। अब क्या बताया गया है मेंबर ऑफ, मतलब मेंबर का मीनिंग। तो मेंबर मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी एंड आल्सो इंक्लूड्स होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुज नेम इज एंटर इन बेनिफिशियरी ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरीज। क्या बोला गया है, मेंबर का मतलब वो पर्सन जिसका रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी, यानी कि बिजनेस जहाँ पे रजिस्टर्ड होता है उसके रजिस्टर्ड में उस मेंबर का नाम रजिस्टर्ड है और उसके नाम पे कुछ शेयर्स, उस बिज़नेस का जो भी शेयर्स होगा वो भी एंट्री किया गया है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेंबर। तो क्या दिया गया है, टू प्रीक्विजिशंस फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी कि दो यहाँ पे कंडीशंस दिए गए कि कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। क्या क्या कंडीशंस है, पहला दिया है द एग्रीमेंट इज राइटिंग टू टेक शेयर ऑफ कंपनी। पहला वो एग्रीमेंट जो कि लिखावट में दिया हो और उसमें लिखा हो कि जो बिजनेस का शेयर से पर्टिकुलर ये पर्सन के पास दिया गया है। सेकेंड, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन सो एग्रीइंग इन रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी। क्या बोला गया है कि दूसरा जो है उस मेंबर का जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और लोग इसे, मतलब जितने भी बचे हुए पर्सन्स है वो माने कि ही इज़ द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब थोड़ा देख लेते हैं मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर के बीच में क्या कंपटीशन दिया गया, यानी मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर, इसके बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ा देखते। जनरली बाइंग share is the most common and earliest way or medium whereby a person become member of the company. So term member and shareholder can be interchangeable and means the same person for all practical purpose. क्या बोला गया है कि जो शेयर खरीदता है वो पर्सन मेंबर बन सकता है बिजनेस का, और जो मेंबर और शेयर होल्डर से दोनों क्या है, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, आपस में क्या हो सकते हैं, बदली भी हो सकते। यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो मेंबर नहीं बन सकता और मेंबर जो है शेयर होल्डर नहीं बन सकता है। ठीक है, पहला देखते हैं मेंबर विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर। पहला क्या दिया है, मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर्स। क्या दिया गया है, पहला सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोला गया है कि वो पर्सन जो मेंबर है बिजनेस का, उसका जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका नाम होना चाहिए और उसका सिग्नेचर भी होना चाहिए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट, अब उसका जो नाम है, उसका जो शेयर्स है
भले ही वो कंपनी के अंदर उसका शेयर कैपिटल हो या ना हो, लेकिन उस बिजनेस के अंदर वो मेंबर होना चाहिए। मेंबरशिप बाय एक्विजिस्ट स्टॉफेल, यानी कि इसमें बताया गया है कि भले वो मेंबर हो या ना हो, अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं मेंबर हूँ इस बिज़नेस का, तो ये जो है यहाँ पे उसे स्टॉप कर सकते हैं और उसको निकाला भी जा सकता है, भले वो शेयर होल्डर हो या ना हो, अगर वो मेंबर रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के अंदर तो। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ ए कंपनी में, तो यहाँ पे अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है शेयर्स, तो वो ट्रांसफ़र तभी माना जाएगा जब सेलर, जो ट्रांसफ़र करने वाला पर्सन है, उसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी यानी कि रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में से नाम हटाकर जिसको ट्रांसफ़र किया है सामने वाले पर्सन को, वो पर्सन का वहाँ पे जब तक नाम नहीं आता या रिप्लेस नहीं हो जाता तब तक माना नहीं जाएगा कि शेयर्स जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में। अगला है ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर बाय सक्सेशन ट्रांसमिशंस ऑफ शेयर्स। अब अगर किसी मेंबर का डेथ हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर उसके जगह पे कोई और रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, अगर अचानक से कुछ भी होता है तो इस केस में अगर कोई मेंबर का डेथ होता है या उसके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा और आगे कंटिन्यू करने दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस में जो डिफ़िकल्टीज है वो नहीं आएंगे, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में आते थे डिफ़िकल्टीज। नेक्स्ट ऑन इंसॉल्वेंट ऑफ अ मेंबर। अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो कंगाल हो गया तो क्या हो सकता है। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंट हुआ है तो उसे कोर्ट की तरफ से एक नोटिस रिसीव करना पड़ेगा, तब जाके माना जाएगा कि द मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस इज बीइंग एन इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर। पहले मेंबर हमने देखा था विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर देखेंगे विदाउट बीइंग अ मेंबर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखेंगे, द ट्रांसफरी ऑफिशियल रिसीवर्स इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ एज एक्सप्लेन। तो क्या बोला गया है कि शेयर होल्डर अगर वो कुछ रिसीव कर रहा है फ्रॉम द ट्रांसफरी, या फिर इंसॉल्वेंट हो रहा है, या फिर वो कोई केस में उलझा हुआ है, या फिर उसका डेथ हो गया, तो उसके केस में क्या होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड बताता है शेयर होल्डर विदाउट अ मेंबर। तो इसके बीच में क्या होगा, वो शेयर होल्डर मेंबर नहीं कहलाएगा उस बिजनेस का। अगला है एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिया गया है अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के हिसाब से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, क्या क्या बताया गया है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर। तो जनरली वहाँ पे दो कैटेगरी दिया गया है, पहला इंडिविजुअल एंड सेकेंड वाज ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिविजुअल्स की बात कर लेते तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला क्या दिया है, माइनर। तो माइनर के केस में क्या बोला गया है कि माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हिमसेल्फ, जब तक उसके गाइडेंस उसके साथ होकर उसके एग्रीमेंट पे जब तक या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं कर देते या ट्रांजेक्शन के वादा नहीं करते हैं, तब तक माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। सेकेंड है इंसॉल्वेंट। अगर इंसॉल्वेंट पर्सन है और कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट बोल दिया है, तो इंसॉल्वेंट पर्सन कभी भी मेंबर नहीं बन सकता बिजनेस का। अगला है इंसैन और लुनेटिक। इंसैन एंड लुनेटिक का मतलब वैसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, वैसा पर्सन जो इनएलिजिबल है, वैसा पर्सन जो इनएबिलिटी रखता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या मेंबर नहीं बन सकता है बिजनेस का। एंड लास्ट वन इज़ फॉरेनर्स। तो बाहर कोई भी फॉरेनर्स बिजनेस है तो किसी भी इंडियन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, और वो बन भी सकता है तो फेमा एक्ट 1999 के हिसाब से, जो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दिया गया उसके हिसाब से, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से ही वो फॉरेनर्स इंडियन कंपनी का मेंबर बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं बन सकता। अगला बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या दिया गया है। अब ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या दिया गया, पहला दिया है कंपनी। कंपनी मतलब कंपनी जो है, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अगर कंपनी के पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है तो अपने नाम पे चालू कर सकता है बिजनेस, और रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर।
और कभी भी कंपनी अपने ही नाम पे खुद शेयर नहीं परचेस कर सकता है, खुद के नाम पे ही इन्वेस्ट नहीं कर सकता है खुद के शेयर्स के अंदर, ठीक है। अगला है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अब कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी दिया, एक बार कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड हो गया तो उसके बाद वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, लेकिन कंपनी कभी भी अपने ही कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, LLP। अब लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप भी यहाँ पे जुडिशरी ने बोला है, अगर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप है LLP एक्ट के हिसाब से मेंबर बन सकता है कंपनी का। नेक्स्ट है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं, आपने OC के अंदर इसे पढ़ा होगा। तो HUF जो है यहाँ पे, तो HUF बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इसके अंदर जो है कर्ता के नाम पे ही पूरा बिजनेस रजिस्टर्ड होता है। बिजनेस रजिस्टर्ड होने का मतलब है बिजनेस का आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन कर्ता के नाम पे होता है। तो सिंपल बात है कि ये जो HUF है वो मेंबर नहीं बन सकता है कंपनी का। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसको आइडेंटिटी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म का जो बिज़नेस है ये भी मेंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड करना पार्टनरशिप बिजनेस का कंपलसरी नहीं है और इसको एक LLP के जैसे ये देखा भी नहीं जाता है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, जिसके वजह से जो बिज़नेस है वही बिजनेसमैन, दोनों को एक माना जाता है, अलग नहीं माना जाता है। तो पार्टनर और पार्टनरशिप बिजनेस बोथ आर सेम, दैट्स वाई द मेंबर पार्टनरशिप बिजनेस कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट का मतलब कौन? ट्रस्ट मतलब जैसे चैरिटी ट्रस्ट हो गया, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं तो वो ट्रस्ट होते हैं। तो वो लोग जो भी रजिस्टर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रस्टी एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, तो वैसे ट्रस्ट जो है मेंबर बन सकते हैं कंपनी के, तो शेयर होल्डर बन सकते हैं। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, तो चार्ट में अगर आप फोकस करोगे तो एक इंडिविजुअल दिया और ऑर्गेनाइजेशन दिया है। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो माइनर के बारे में हमने पढ़ा था, उस एलिजिबल नहीं है मेंबर बनने के लिए। इंसॉल्वेंट की बात करें तो वो भी नहीं है। इंसैनिटी लुनेटिक बात करें तो वो भी मेंबर बनने लायक नहीं है। फॉरेनर की बात करें तो वो मेंबर बन सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फेमा एक्ट 1999 के हिसाब से। कर्ता की बात करें तो इंडिविजुअल में अगर कर्ता है तो मेंबर बन सकता है, पार्टनर है तो बन सकता है, पार्टनरशिप नहीं बन सकता। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंपनी तो वो खुद ही मेंबर होता है। कॉर्पोरेटिव की बात करें तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी मेंबर बन सकता है। LLP की बात करें तो LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, ये भी मेंबर बन सकता है। HUF की बात कर रहे, कर्ता की बात नहीं कर रहे, कर्ता मेंबर बन सकता है, लेकिन HUF बिजनेस नहीं बन सकता। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बन सकता, लेकिन पार्टनर्स मेंबर्स बन सकते। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब एलिजिबल है, ट्रस्ट भी बन सकता है, अभी हमने देखा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में बस इतना ही, होप्स आपको समझा होगा। अगर कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हो, हम उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।